तो मेन टर्मिनोलॉजी हम इसमें यूज करने वाले हैं, उसमें आता है, एक टर्म आती है सिस्टम, बार बार हम ये टर्म यूज करेंगे, सिस्टम सराउंडिंग, सिस्टम सराउंडिंग एंड बाउंड्री। जब भी हम थर्मोडायनामिक्स में स्टडी करते हैं, हमें डिफाइन करना पड़ता है कि ये सिस्टम किस टाइप का है, ये बाउंड्री किस टाइप की है, या सराउंडिंग कौन सा है, हर स्टडी में। अब सिस्टम का मतलब क्या है? द पार्ट ऑफ यूनिवर्स विच इज अंडर इन्वेस्टिगेशन, जिसके अंदर हम एनर्जी चेंजेस को स्टडी कर रहे हैं, वो सिस्टम है। लिखने से पहले सुन लीजिए, जैसे कि मान लीजिए कोई भी एक व्हीकल, एक कार की बात कर रहे हैं हम, कार के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं, वहां पेट्रोल का कंबस्शन हो रहा है, एक केमिकल प्रोसेस है। तो एक केमिस्ट है, अगर वो सिर्फ कंबस्शन प्रोसेस को स्टडी कर रहा है तो उसके लिए सिस्टम उसका कंबस्शन इंजन हो जाएगा, रेस्ट ऑफ द पार्ट विल बी सराउंडेड। अगर कोई मैकेनिकल इंजीनियर है तो वो ये देखेगा कि कंबस्शन से जो एनर्जी है वो कैसे मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, पिस्टन वगैरह कैसे मूव कर रहे हैं, या कितनी एफिशिएंसी है उसकी, उसके लिए वो सिस्टम हो जाएगा। अगर कोई डिजाइनर डिजाइन देख रहा है उसका कि किस डिजाइन की कार बनानी है, तो उसके लिए सिस्टम क्या हो जाएगा? उसकी डिजाइनिंग। तो सिस्टम को हमें डिफाइन करना पड़ता है, जिसको भी स्टडी किया जा रहा है वो सिस्टम, और उसके अंदर जो चेंजेस हो रहे हैं उसको देखना है, और उस चेंजेस की वजह से रेस्ट ऑफ द पार्ट, जिसको कि सराउंडिंग हमने कहा, उसमें क्या चेंजेस हुए हैं उसको स्टडी करेंगे। अब जैसे मान लो कंबस्शन इंजन की बात हो रही है, पेट्रोल का कंबस्शन हुआ, हीट रिलीज हुई, तो सिस्टम के अंदर एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस हुई। वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस से जब सराउंडिंग में गई, सराउंडिंग ने वो हीट एब्जॉर्ब की, तो सराउंडिंग में एक एंडोथर्मिक प्रोसेस शुरू हो जाएगी, जिसके अंदर उस हीट को यूज किया गया, राइट। तो सराउंडिंग सिस्टम को अगर हमने डिफाइन कर दिया, सराउंडिंग को अपने आप ही पता चल गया, रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ यूनिवर्स विल बी ट्रीटेड एज ए सराउंडिंग। ऐसे ही तीसरी पार्ट जो बाउंड्री, जिसको हमने कहा सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करने वाली लाइन, वो बाउंड्री है। अब ये लाइन इमेजिनरी भी हो सकती है, रियल भी हो सकती है। अब मान लो ओपन वेसल है और हमने कहा उस वेसल के अंदर कोई प्रोसेस हो रही है। अब ओपन वेसल में हमने वेसल के अंदर जो प्रोसेस है हम उसको स्टडी कर रहे हैं, तो इनसाइड द वेसल दैट विल बी द सिस्टम। ऐसे में बाउंड्री हमने क्या मान ली, इमेजिन कर ली कि बीकर की जो सरफेस थी, वेसल की सरफेस थी, वहां तक बाउंड्री है। लेकिन अगर सपोज ये क्लोज वेसल होता तो बाउंड्री रियल होती, क्लोज होती, बट क्लोज होने के बाद भी जरूरी नहीं कि वो इंसुलेटेड हो। अगर हमारी बाउंड्री कंडक्टिंग है तो सिस्टम के अंदर अगर कोई हीट रिलीज होगी तो बाउंड्री के थ्रू बाहर चली जाएगी। लेकिन अगर ये इंसुलेटेड होता तो सारी हीट अंदर रहती और सिस्टम का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता। तो इस तरह से बाउंड्री की नेचर पर सिस्टम की प्रोसेस डिपेंड कर रही है, उसका टेम्परेचर क्या चेंज होगा, प्रेशर क्या होगा। अगर मान लो बाउंड्री में इलास्टिक बाउंड्री है तो वो उसका वॉल्यूम कम ज्यादा होता रहेगा, रिजिड बाउंड्री है तो वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाएगा। अगर रिजिड बाउंड्री है क्लोज वेसल में तो हम कहेंगे इसमें जो भी प्रोसेस हो रही है वो आइसोकोरिक होगी। आइसोकोरिक मतलब जब टोटल वॉल्यूम कांस्टेंट रहा, जैसे बताया था ना स्टेट्स ऑफ मैटर में। ऐसे ही अगर मान लो मूवेबल पिस्टन लगा हुआ है और अंदर कुछ गैसियस मोल ज्यादा बने, पिस्टन रेस कर जाएगा क्योंकि प्रेशर को मेंटेन करना है। इसका मतलब ये प्रोसेस क्या हुई, आइसोबैरिक होगी। थ्रू आउट द प्रोसेस प्रेशर जो है वो कांस्टेंट रह रहा है। ऐसे किसी थर्मोस्टेट में कोई प्रोसेस हो रहा है तो थ्रू आउट द प्रोसेस क्या होगा, बाउंड्री कंडक्टिंग होगी, जितनी भी हीट बनेगी इमीडिएट बाहर चली जाएगी, जिससे सिस्टम का टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। तो ये सारी टर्म्स हमें पता होनी चाहिए, सिस्टम की टाइप पता होनी चाहिए, जिससे कि आगे हम जो भी एनर्जी चेंजेस है उसको प्रॉपरली स्टडी कर पाए। तो लिख सकते हैं हम डेफिनेशन, सिस्टम इट इज द पार्ट ऑफ यूनिवर्स, part of universe which is under investigation.
part of universe which is under investigation. और सराउंडिंग क्या हुआ? रेस्ट ऑफ द यूनिवर्स. एक्सक्लूडिंग सिस्टम. Rest of the universe excluding system is surrounding. और बाउंड्री क्या हुई? Separating line. Yes. Real or imaginary surface? It is real or imaginary surface separating सिस्टम फ्रॉम सराउंडिंग. अभी हम थर्मोडायनामिक्स में कुछ टर्म्स कर रहे हैं, राइट? जिसमें एक है सिस्टम, जिसमें हम एनर्जी चेंजेस को स्टडी कर रहे हैं. अदर देन दैट बाकी का सारा पार्ट यूनिवर्स का, उसको हम क्या कहने वाले हैं? सराउंडिंग. सिस्टम और सराउंडिंग के बीच की जो सरफेस है उसको हम क्या कहते हैं? बाउंड्री. सेपरेटिंग सिस्टम फ्रॉम सराउंडिंग. सबसे पहले बात अगर हम बाउंड्री की करें, बाउंड्री कैन बी रिजिड और इट कैन बी नॉन रिजिड, मतलब रियल और इमेजिनरी. तो बाउंड्री की दो टाइप अगर हम देखें, यहां तक क्लियर है सबको? सो बाउंड्री कैन बी, इट कैन बी रिजिड और नॉन रिजिड. रियल भी हो सकती है, इमेजिनरी भी हो सकती है, रिजिड भी हो सकती है, नॉन रिजिड भी हो सकती है, मतलब इलास्टिक भी हो सकती है. नॉन रिजिड में बाउंड्री वेरी करती रहेगी. इसके अलावा इट कैन बी कंडक्टिंग, इट कैन बी कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग ऑफ हीट. कंडक्टिंग का मतलब जिसके थ्रू हीट का ट्रांसफर हो सके. इसको डायाथर्मिक वॉल भी कहते हैं. डायाथर्मिक वॉल, जहां से हीट का ट्रांसफर सिस्टम और सराउंडिंग के बीच हुआ. और ये जो नॉन कंडक्टिंग है, इंसुलेटेड बाउंड्री है, इसको एडियाबैटिक वॉल कहते हैं. एडियाबैटिक का मतलब व्हेन देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ हीट. किसी और फॉर्म में एनर्जी का एक्सचेंज हो सकता है, बट नॉट इन द फॉर्म ऑफ हीट. व्हेन देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ हीट, दैट वॉल इज adiabatic wall. So it can be real or imaginary, it can be rigid or non-rigid, it can be conducting or non-conducting. हमने सिस्टम बनाया. अब जैसे मान लो ये बॉटल है, इंसुलेटेड बॉटल है, इसमें हॉट वाटर रखा, काफी देर तक ये हॉट वाटर ऐसे ही रहेगा, टेम्परेचर सेम रहेगा, तो हम क्या कहेंगे? इसकी वॉल एडियाबैटिक है. बट एक नॉर्मल बिस्लरी बॉटल है, उसका तो टेम्परेचर तब तक चेंज होता रहे, सराउंडिंग का जितना उसके बराबर हो जाएगा, तो उसकी वॉल को हम क्या कहेंगे? कंडक्टिंग वॉल. ठीक है, हो गया. अब जैसे बलून है, तो उसकी नॉन रिजिड है ना बाउंड्री, बलून की वॉल को स्ट्रेच किया जा सकता है, सो इट इज नॉन रिजिड. ठीक है, अब हम आते हैं सिस्टम पे. टाइप्स ऑफ सिस्टम. टाइप्स ऑफ सिस्टम. सिस्टम हम कह सकते हैं आइसोलेटेड सिस्टम.
कंप्लीटली आइसोलेटेड। इसका मतलब क्या हुआ कि बाउंड्री सील्ड है, इसके अलावा बाउंड्री इंसुलेटेड भी है, तभी सिस्टम सराउंडिंग से बिल्कुल आइसोलेटेड है। देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ हीट और मैटर बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, तो आइसोलेटेड सिस्टम इसको कहेंगे। नो ट्रांसफर ऑफ heat or matter between system and surrounding, as boundary is sealed and insulated. ना तो मैटर बाहर जा रहा है ना सिस्टम, या कह सकते हैं इसकी बाउंड्री एडियाबैटिक है, एक ही बात है, एडियाबैटिक वॉल। एक परफेक्ट आइसोलेटेड सिस्टम बनाना डिफिकल्ट है, क्योंकि कभी ना कभी तो उसका टेम्परेचर चेंज होता ही है। इतनी परफेक्ट आइसोलेटेड हम नहीं बना सकते सिस्टम। जो इंसुलेटेड वॉल है, मतलब हमारे जो मटेरियल जिससे हम बनाते हैं परफेक्टली इंसुलेटेड, हाँ फॉर द टाइम बीइंग, कुछ टाइम के लिए 2 आवर 3 आवर 4 आवर, समटाइम्स इट कैन बी 10 आवर अगर एफिशिएंसी ज्यादा है। बट ये जब हम स्टडी कर रहे होते हैं ना, एट दैट टाइम हम ये अज्यूम करते हैं कि बाउंड्री जो है इंसुलेटेड थी, कोई हीट का ट्रांसफर सिस्टम और सराउंडिंग के बीच नहीं हुआ। ठीक है, तो ये सिस्टम आइसोलेटेड हो गया। क्या आइसोलेटेड सिस्टम का टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। मान लो हमने एक इंसुलेटेड फ्लास्क के अंदर कोई एक्सोथर्मिक प्रोसेस करवा दी, हीट निकली, बाहर तो गई नहीं, अंदर ही रही, तो अंदर क्या करेगी वो हीट? टेम्परेचर बढ़ाएगी। या कोई एंडोथर्मिक प्रोसेस हो रही है ना, वहां भी टेम्परेचर चेंज हो जाएगा। तो आइसोलेटेड सिस्टम है, टेम्परेचर में भी चेंज, अनलेस कि कोई ऐसा प्रोसेस हो रहा हो जो एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक दोनों ही ना हो। नहीं तो आइसोलेटेड सिस्टम है, टेम्परेचर में नॉट बी कांस्टेंट, राइट, चेंज हो सकता है। अब दूसरा सिस्टम अगर हम ले, क्लोज सिस्टम, नहीं भी रह सकता, और मोस्टली चांसेस हैं, क्योंकि ऐसी बहुत रेयर प्रोसेस है जहां ट्रांसफर ना हो हीट का। जब भी कोई रिएक्शन होती है, सम एनर्जी में बी रिक्वायर्ड, हो सकता है प्रोडक्ट के अंदर जो बॉन्ड बने वो वीकर बॉन्ड बने हो, तो हीट रिक्वायर्ड भी हो सकती है। प्रोडक्ट के अंदर कोई स्ट्रॉन्गर बॉन्ड, कोई केमिकल प्रोसेस की बात करें, हमेशा किसी भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की एनर्जी में डिफरेंस होता है। अगर मान लो प्रोडक्ट के बॉन्ड स्ट्रॉन्गर बन गए, तो जो एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनने का मतलब उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम है, तो जो एक्स्ट्रा एनर्जी वो बाहर निकल जाएगी इन द फॉर्म ऑफ हीट। ठीक है, अगर हमारे प्रोडक्ट की के बॉन्ड वीकर है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है, तो कुछ हीट जो भी सिस्टम अंदर पड़ा हुआ है आइसोलेटेड, वहीं से वो हीट ले लेगा, तो चेंज हो सकता है। अब क्लोज सिस्टम का मतलब क्या है? सिंपल, जिसकी बाउंड्री रियल हो, सील्ड हो, बट इंसुलेटेड ना हो। इसका मतलब क्या हुआ? देयर इज एक्सचेंज ऑफ हीट बट नॉट मैटर बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, क्योंकि हमारी जो बाउंड्री है वो क्या है? सील्ड है। तो अगर हम एक बीकर में, हाँ अभी हम थर्मोडायनेमिक्स में टाइप ऑफ सिस्टम कर रहे हैं, कोई ना अगर देखें तो अभी हमने एक पहला सिस्टम किया है आइसोलेटेड सिस्टम। प्लीज जरा आप बातें नहीं, इधर देखें। हाँ, तो आइसोलेटेड सिस्टम एक इंसुलेटेड फ्लास्क के अंदर जो भी प्रोसेस हो रही है जहां बाउंड्री सील्ड है और इंसुलेटेड है। क्लोज सिस्टम में क्या है? बाउंड्री सील्ड है बट नॉट इंसुलेटेड, बट डायथर्मिक। सील्ड बट डायथर्मिक कहने का मतलब देयर इज एक्सचेंज ऑफ हीट
between system and surrounding, but no exchange of matter. But no exchange of matter. बाउंड्री सील्ड है बट इंसुलेटेड नहीं है. पता चला ये? दिस इज कॉल्ड क्लोज सिस्टम. मतलब इतना सारा कुछ ना लिख के हम कह रहे हैं वी हैव टेकन अ क्लोज सिस्टम, तो अपने आप पता चल जाएगा कि यहाँ क्या प्रोसेस होने वाला. जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनको किस कैटेगरी में लेंगे? इवन ह्यूमन बीइंग कौन से सिस्टम में आता है? तो एक्सचेंज ऑफ ब्रीदिंग कर रहे हैं हम, तो मैटर का एक्सचेंज नहीं हो रहा. कोई भी ऑर्गेनिज्म है, रेस्पिरेशन तो सभी में ही होता है, इवन प्लांट्स में भी होता है. तो एक्सचेंज ऑफ मैटर हो रहा है ना, तो फिर ये क्लोज कैसे हुआ? है ना. और हीट का एक्सचेंज तो होता ही है. विंटर में कितनी ठंड लगती है हमें? क्यों लगती है? क्योंकि बाहर का टेम्परेचर कम है, हमारी बॉडी का ज्यादा है, तो हमारी बॉडी से हीट बाहर निकल रही है, इसलिए हमें ठंड लगती है. इसका मतलब वो कौन सा सिस्टम हुआ हमारा? ओपन सिस्टम. तो थर्ड सिस्टम इज ओपन सिस्टम. सबसे ज्यादा यही सिस्टम है जिसकी स्टडी कर रहे हैं हम. ओपन सिस्टम सबसे डिफिकल्ट टाइप का सिस्टम है, क्योंकि हर चीज का एक्सचेंज हो रहा है. इन दिस टाइप ऑफ सिस्टम there is exchange of matter and energy. तो हीट भी हो सकती है, कुछ भी किसी भी फॉर्म में हो सकती है. एक्सचेंज ऑफ मैटर एंड एनर्जी बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग. बाउंड्री इज नॉट सील्ड. Boundary is not sealed and not insulated. जैसे मोटर कार है, तो ये किस में आएगी? ओपन सिस्टम में आएगी. एग्जॉस्ट के थ्रू गैसेस बाहर जा रही है, पेट्रोल यूज भी हो रहा है, तो एक्सचेंज तो हो ही रहा है हीट का भी और मैटर का भी. तो जितने लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, प्लांट्स हैं, ये सब किस में आते हैं? ओपन सिस्टम में आते हैं. जितने मतलब ऑटोमोबाइल सारे इसी कैटेगरी में आते हैं, ओपन सिस्टम में आते हैं. ये तीनों टर्म समझ में आई? देयर आर 3 टाइप ऑफ सिस्टम: आइसोलेटेड सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड ओपन सिस्टम. बाउंड्री भी डिफरेंट टाइप की: रियल, सील्ड, इंसुलेटेड, कंडक्टिंग, रिजिड, नॉन रिजिड. राइट. इसी तरह से अगर हम किसी सिस्टम में एक टर्म यूज कर देते हैं, होमोजीनियस सिस्टम, नॉर्मली, और जो केमिकल, जिसमें केमिकल रिएक्शन हो रही हो, वहां ये टर्म ज्यादा यूज होती है, होमोजीनियस सिस्टम. When a system is made up of only one phase and it is uniform throughout, सिंगल फेज है, गैसेस हैं, सारे गैसेस ही हैं, होमोजीनियस मिक्सचर बनाएंगे, तो सिस्टम को होमोजीनियस सिस्टम क्या देते हैं? अ सिस्टम मेड अप ऑफ only one phase and thus completely uniform. Uniform throughout. जैसे कि हम बात कर रहे हैं अमोनिया फॉर्मेशन की, तो सिस्टम के किसी भी पार्ट से कुछ भी उठाएं, सब में नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, अमोनिया का अमाउंट सेम रहेगा अगर किसी सिस्टम के अंदर एक स्टेज आ चुकी है और हम इसको स्टडी कर रहे हैं, तो ये सिस्टम होमोजीनियस. ऐसे हेट्रोजीनियस होगा तो उसका मतलब क्या है? मोर देन वन फेज.
कोई सॉलिड है, कोई लिक्विड है, कोई गैस है, इस तरह से। अब जैसे कि अगर हम लेते कोई केमिकल रिएक्शन, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया, तुम्हें पता है 2 इसमें सॉलिड है, 1 गैस है, तो इस सिस्टम को क्या कहेंगे हम? हेट्रोजीनियस। मोर देन 1 फेज इन अ सिस्टम। एक चीज याद रखिएगा, 2 सॉलिड जो है ना डिफरेंट फेज होती है, 2 सॉलिड कभी होमोजेनियस मिक्सचर नहीं बनाते हैं। तो अगर हमसे पूछा जाए इस सिस्टम में कितनी फेज है, तो हम 3 फेज बताएंगे। 1 गैस है और 2 सॉलिड है। 2 solids can't make a homogeneous mixture. So this system must be having 3 phases. अब यहाँ अलॉय थोड़ी है, हम तो स्टडी कर रहे हैं। अलॉय तो एक कंपाउंड हो गया ना, एक अलग। हम यहाँ किसी चेंज की बात कर रहे हैं, थर्मोडायनामिक्स की बात कर रहे हैं। ये टर्म क्लियर हुआ? Heterogeneous system in which is having more than 1 phases. A system having more than 1 phase. Or it is not uniform throughout. इवन अगर तुम कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड का मिक्सचर लो, तो ये होमोजेनियस तो कभी भी नहीं हो सकता ना। 2 सॉलिड का मिक्सचर कभी होमोजेनियस नहीं होगा। बंद करना है? निर्मल जरा एक एसी बंद कर देना। अगली टर्म यूज की जाती है मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। अगर मान लो हमें सिस्टम का जिसका भी ये जल्दी बंद करो, किसका है बैग? ये बैग किसका है वैसे? किसका बैग? हाँ, तो ये आवाज कहाँ से आ रही है? राजेंद्र देखना जरा क्या है। ऐसे ध्यान रखा करो ना अपने सब चीजों का। हाँ बस इधर। अरे मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। अब जैसे कि मान लो हम टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं, क्या हम एक मॉलिक्यूल का टेम्परेचर मेजर करेंगे क्या? या बॉइलिंग पॉइंट है, या मेल्टिंग पॉइंट है, या प्रेशर है, और विस्कोसिटी, बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो एक मॉलिक्यूल से स्टडी नहीं की जाती। बल्क ऑफ मॉलिक्यूल्स आर रिक्वायर्ड। तो ऐसी प्रॉपर्टीज को क्या कहते हैं? मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। तो लिख लीजिए, द प्रॉपर्टीज, stop talking now. The properties arising out of collective behavior. Collective behavior of bulk of the species are called as macroscopic properties. लेकिन जैसे हम एटॉमिक रेडियस, ये तो माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी हुई ना, एक एटम का रेडियस हम निकाल रहे हैं। बट अगर हम बात करते हैं टेम्परेचर मेजरमेंट की, प्रेशर,
वॉल्यूम, डेंसिटी, विस्कोसिटी, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ये सब एनर्जी, टोटल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, all these are macroscopic properties. कोई भी प्रॉपर्टी जो काफी सारे मॉलिक्यूल के को लेकर स्टडी की जाती है उसको हम मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज कहेंगे। राइट। और इन्हीं प्रॉपर्टीज में दो टर्म्स आती हैं जिनको हम कहते हैं, प्लीज बातें नहीं, एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। क्या है ये? जैसे कि हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करें या मेल्टिंग पॉइंट की बात करें, कभी भी हम मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट मेजर करते हुए ये तो नहीं कहते 1 ग्राम का मेल्टिंग पॉइंट या 2 ग्राम का मेल्टिंग पॉइंट। ये क्वांटिटी पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा, ये तो नेचर पे डिपेंड कर रहा है कि अगर ये लिक्विड वाटर है, अल्कोहल है या क्या है, उसके अकॉर्डिंग इसका बॉइलिंग पॉइंट चेंज होता जाएगा। लेकिन अगर हम वॉल्यूम की बात कर रहे हैं तो क्वांटिटी पे डिपेंड करेगा, मास की बात कर रहे हैं, लेंथ की बात कर रहे हैं, एरिया की बात कर रहे हैं तो क्वांटिटी पे डिपेंड करेगा। लेकिन डेंसिटी है, बॉइलिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट है, ये क्वांटिटी पे डिपेंड, टेम्परेचर है, ये क्वांटिटी के अकॉर्डिंग तो होगा नहीं। इस सिस्टम में जितने मॉलिक्यूल का एवरेज टेम्परेचर हम मेजर कर लेते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो अगेन टू टर्म्स आर यूज्ड, इंटेंसिव properties and extensive properties. Intensive properties and extensive property. Intensive properties को हम क्या कहेंगे? Which remain unchanged when system is divided. System is subdivided. मतलब क्या हुआ? Which doesn't depend on quantity. It is intensive property. जैसे कि मान लीजिए ये रूम है, इसके बीच में पार्टीशन कर दिया, तो पार्टीशन के बाद क्या प्रेशर चेंज होगा? सेम रहेगा, क्योंकि जब हमने हाफ कर दिया वॉल्यूम भी कम हो गया, मोल्स भी कम हो गए, मतलब अमाउंट भी कम हो गया। सो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज के एग्जांपल में टेम्परेचर आएगा, जैसे कि बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी, वाटर का 1 मिलीलीटर ले लो या 1000 मिलीलीटर ले लो, डेंसिटी तो वही रहेगी। प्रेशर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, विस्कोसिटी, ये सारी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। बट एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या है? प्रॉपर्टी विच इज एडिटिव, a property which is additive. Or a property which is changed when system is divided, or a property which changes when system is subdivided. Solubility, solubility concentration बताती हूँ मैं भी इसका क्या है। Which system is subdivided or which depend on amount, a property which depend on amount.
इट इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। जैसे कि मास है, वॉल्यूम है, एरिया, लेंथ, इंटरनल एनर्जी नहीं, एक सिस्टम के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स हैं, उनकी टोटल इंटरनल एनर्जी ज्यादा है, हाफ कर दोगे तो हाफ हो जाएगी। हाँ नहीं, हाँ बताओ। लिसन लिसन, एक मिनट लिसन, हम यहाँ बात कर रहे हैं, एक सिस्टम लिया हमने, उसकी एक प्रॉपर्टी स्टडी की, फिर सिस्टम को हाफ कर दिया, सब डिवाइड कर दिया, क्या वो प्रॉपर्टी चेंज हुई? अगर चेंज हुई तब वो एक्सटेंसिव थी, अगर चेंज नहीं हुई तो वो इंटेंसिव। ठीक है, अब जैसे तुम पूछ रहे थे, हाँ बोलो। मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज जरूरी नहीं है, मैक्रोस्कोपिक में मास भी आता है ना, जब हम किसी का अमाउंट मेजर कर रहे होते हैं, मोल्स मेजर कर रहे होते हैं, वो भी मैक्रोस्कोपिक है, पर वो इधर एक्सटेंसिव तो जरूरी नहीं है। सो लिसन, तुम तीनों जरा बातें बंद करो। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का, जैसे कि हमारे पास ये बॉटल है, 500 मिलीलीटर की है, हाफ कर दिया, कितनी रह गई? सब डिवाइड हो गई ना, वॉल्यूम चेंज हो गया, इसका मास भी चेंज हो गया, जो क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा था। लेकिन इधर एक रूम में प्रेशर मेजर किया हमने, उसको बीच में से हाफ कर दिया, चेंज नहीं होगा वो। क्यों? क्योंकि जब हाफ किया तो अमाउंट भी कम हो गया, वॉल्यूम भी कम हो गया, प्रेशर तो वही रहा। वेपर प्रेशर है, लिक्विड का वेपर प्रेशर किस में आएगा? इंटेंसिव में। क्यों? क्योंकि वो क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा, टेम्परेचर पे कर रहा है, बाकी किसी पे हो सकता है, पर कोई भी चीज जो क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी हुई। अब सुनिए जरा मोलैरिटी। मान लो हमारे पास एक बॉटल है लिक्विड की, सॉल्यूशन की, और उसकी मोलैरिटी 1 मोलर, तुम उसमें से 10 मिलीलीटर निकालो, 20 मिलीलीटर निकालो, 1000 मिलीलीटर निकालो, उसकी मोलैरिटी 1 ही रहने वाली है। तो कंसंट्रेशन जितनी भी है ना, वो सारी किसमें आती है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी में, ऑल कंसंट्रेशन टर्म्स। एक कंसंट्रेशन में दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है, मास बाय वॉल्यूम, जैसे डेंसिटी है उसमें मास और वॉल्यूम दोनों है, दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का रेशियो हमेशा क्या होगा? इंटेंसिव। या फिर एनीथिंग विच इज एक्सप्रेस्ड इन पर मोल, पर ग्राम, पर यूनिट वॉल्यूम, ये हमेशा क्या होने वाली है? इंटेंसिव। एनी प्रॉपर्टी विच इज एक्सप्रेस्ड पर ग्राम, per mole, per unit volume will be intensive. Ratio of two extensive properties will be intensive, right? And any property which is expressed per mole, per gram, or per unit volume will be intensive. जैसे कि पहले ही बताएं, थोड़ा सा आइडिया लगाइए। इंटेंसिव प्रॉपर्टी विच इज नॉट एडिटिव, नॉट सबडिवाइडेड, extensive property which is subdivided, property which is additive, a property which is changed when system is subdivided, या जो क्वांटिटी चेंज करने से चेंज हो जाए वो प्रॉपर्टी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, जो चेंज ना हो वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी। यहां तक क्लियर है ना? अब इसका एक एग्जांपल करते हैं हम। एक टर्म जरूर पढ़ी होगी सबने, हीट कैपेसिटी। बता देती हूँ मैं एक बार। हीट कैपेसिटी है, मान लीजिए कोई सिस्टम हमारे पास है, कोई भी क्वांटिटी हो सकती है, उसका अमाउंट कुछ भी है, किसी भी गिवन सिस्टम का टेम्परेचर 1 डिग्री से इंक्रीज करने के लिए जितनी हीट देनी पड़ी उसको हम हीट कैपेसिटी कहते हैं। इट इज द अमाउंट ऑफ हीट
required to increase temperature of given system by 1 degree is its heat capacity. अब जैसे कि ये 10 ग्राम का कोई ब्लॉक था और इसके लिए कुछ क्वांटिटी हीट देनी पड़ी हमें, मान लीजिए 10 किलो जूल हीट देनी पड़ी इसका टेम्परेचर 1 डिग्री से इंक्रीज करने के लिए। अगर हम इसमें 10 ग्राम और ऐड कर देते हैं, अब पूरे सिस्टम का मास कितना हो गया 20। अब हमें डबल हीट देनी पड़ेगी ना। अब हमारा सिस्टम ये हो गया, ठीक है, 10 ग्राम में कम मॉलिक्यूल थे, 20 में ज्यादा मॉलिक्यूल्स हो गए। ज्यादा मॉलिक्यूल को, हर मॉलिक्यूल को हीट चाहिए टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए। इसका मतलब हीट कैपेसिटी एडिटिव हुई। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हुई? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इट इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। It is an extensive property. लेकिन समझ में आ रहा है? जितना उसमें मास इंक्रीज करते जाओगे, मॉलिक्यूल्स बढ़ते जाएंगे, ज्यादा हीट चाहिए होगी 1 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए, ठीक है। लेकिन अगर इसकी जगह, ये लिख लिया सबने? अगर इसकी जगह लिखा होता स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट ये कहती है किसी भी सिस्टम के 1 ग्राम का टेम्परेचर 1 डिग्री से इंक्रीज करने के लिए जो हीट देनी पड़ी, इट इज द हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज 1 gram of given system by 1 degree is specific heat capacity. अब चाहे तुम जितना मर्जी बड़ा या छोटा ब्लॉक ले लो सेम सिस्टम का, मान लो आयरन का ही ब्लॉक है, हर एक सिस्टम के पर ग्राम के लिए हीट तो सेम ही है ना। तो यहां पर ये हीट है पर ग्राम, तो ये प्रॉपर्टी कौन सी हो गई? इंटेंसिव। इट इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो एक तरह से ये रेशो हो गया ना, पर इतने ग्राम के लिए इतनी, तो 1 ग्राम के लिए कितनी। ऐसे ही अगर ये लिखा होता मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी ये होता है पर मोल के लिए, किसी भी सिस्टम के 1 मोल का टेम्परेचर 1 डिग्री से इंक्रीज करने के लिए, तो इट इज एक्सप्रेस्ड पर मोल। तो ये भी क्या हो गई? इंटेंसिव। लेकिन अगर सिर्फ हीट कैपेसिटी लिखा होता तो वो एक्सटेंसिव हो जाता। ठीक है। अब जैसे मान लो हमारे पास 2 लिक्विड है, दोनों 20 डिग्री पर है, अगर अब इनको मिक्स कर दें तो 40 डिग्री थोड़ी हो जाता है। मिक्स करने पर भी उसका टेम्परेचर 20 डिग्री रहेगा। सेम सिस्टम, मतलब एक पहला लिक्विड विद 20 डिग्री, दूसरा लिक्विड विद 20 डिग्री, तीसरा वही लिक्विड विद 20 डिग्री, पर इन तीनों को ऐड करने पर वॉल्यूम तो 3 टाइम हो जाएगा अगर सबका वॉल्यूम बराबर है, पर टेम्परेचर विल बी 20 डिग्री। तो टेम्परेचर प्रॉपर्टी इज नॉट एडिटिव, तो ये किसमें आई? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। आई थिंक अभी समझ में आ गया होगा कि एक्सटेंसिव और इंटेंसिव टर्म का मतलब क्या है। सो थर्मोडायनेमिक्स में ये टर्म बार बार आती है कि दिस प्रॉपर्टी इज इंटेंसिव, दिस प्रॉपर्टी इज एक्सटेंसिव, इस तरह से। वो सिस्टम अलग है ना, फिर हम सेम सिस्टम की बात कर रहे हैं ना।
अब तुम कहो लिक्विड वाटर है, उसमें इथेनॉल डाल दो तब भी उसका बॉइलिंग पॉइंट सेम रहेगा, चेंज हो जाएगा ना, क्योंकि अब वो सोल्यूशन बन चुका है, सिस्टम इज डिफरेंट। अगला टर्म यूज किया जाता है स्टेट, स्टेट ऑफ सिस्टम, स्टेट ऑफ सिस्टम and state variables. State of system and state variable. अब सुनिए ध्यान से, अभी अभी तुमने स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ा है, उसमें सॉलिड लिक्विड गैस स्टेट लेते हैं, वो तो है ही स्टेट में, बट यहां पर स्टेट ऑफ सिस्टम का मतलब जितनी भी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज हैं वो भी है। मान लो एक सिस्टम का प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है, टेम्परेचर T1 है, N1 उसके मोल्स हैं, और ये गैस भी है, ये इसकी इनिशियल स्टेट है। हमने कोई चेंज किया इसमें, और इस चेंज करने पर उसका प्रेशर वही रहा, वॉल्यूम वही रहा, टेम्परेचर कुछ और हो गया, मोल्स कुछ और हो गए, ये फाइनल स्टेट है। तो हम क्या कहेंगे, सिस्टम की स्टेट चेंज हो गई। तो जब कहीं कभी सुन लो पहले, किसी भी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी में चेंज आता है तो हम कहेंगे सिस्टम की स्टेट चेंज होगी। नॉट ओनली फिजिकल स्टेट, इवन ये भी, इवन कॉम्पोजिशन भी अगर चेंज हो जाए तब भी हम क्या कहते हैं, सिस्टम की स्टेट चेंज हो गई। कॉम्पोजिशन का मतलब जैसे कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है, दे कंबाइन टू गिव अमोनिया, सारे गैसेस हैं लेकिन कॉम्पोजिशन डिफरेंट है, रिएक्टेंट की टोटल एनर्जी, प्रोडक्ट की एनर्जी डिफरेंट है, तो हम क्या कहेंगे, स्टेट ऑफ द सिस्टम चेंज होगी। सो स्टेट ऑफ द सिस्टम इज डिफाइंड एज कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर, moles, volume and composition. लिख लीजिए, state of a system is condition of, state of system is condition of state of a system is defined as, it is defined as condition of temperature, pressure, volume, moles, composition. If there is change in any one of the macroscopic property, if there is change in any macroscopic properties, then state of system will be changed. State of system will be changed. तो पहली वाली स्टेट को हम इनिशियल स्टेट कह देंगे, चेंज के बाद वाली स्टेट को हम क्या कह देंगे, फाइनल स्टेट। कॉम्पोजिशन सिस्टम का, जैसे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन लिया था, रिएक्शन के बाद कॉम्पोजिशन चेंज हो गया, तो प्रोडक्ट इज द फाइनल स्टेट, रिएक्टेंट इज द इनिशियल स्टेट, क्योंकि रिएक्टेंट का कॉम्पोजिशन एक प्रोसेस के बाद चेंज हो गया, तो हम कहेंगे इस रिएक्टेंट की इनिशियल स्टेट अब आगे चेंज होकर क्या बनी, फाइनल स्टेट। If there is change in any one of the macroscopic property, then state of the system will be changed. Reactants are treated as initial state and products are treated as final state. Reactants are treated as initial state and products as final state. इसमें अभी गैसियस स्टेट में हमने बहुत बार लिखा है, इनिशियल प्रेशर, इनिशियल वॉल्यूम, इनिशियल टेम्परेचर, मोल्स, फाइनल ये हो गया, तो वो फाइनल कंडीशन इज द फाइनल स्टेट। क्लियर यहाँ तक? केमिकल रिएक्शन में मान लो कोई रिएक्शन है, सेम टेम्परेचर पर हो रही है, सेम प्रेशर पर हो रही है, सेम मोल्स है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के, फिर भी उसकी स्टेट चेंज होगी बिकॉज प्रोडक्ट आर एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम रिएक्टेंट।
क्या है समझ में? So a chemical process, in a chemical process there is always change in state of system. अब जैसे कि ये ले हाइड्रोजन और आयोडीन, they combine to give HI. सारे ही गैस हैं, शुरू में 2 मोल गैस है, बाद में भी 2 मोल गैस है. टेम्परेचर कांस्टेंट किया जा सकता है, टेम्परेचर कांस्टेंट, इवन प्रेशर भी कांस्टेंट है क्योंकि मोल्स ना कम हो रहे हैं ना ज्यादा हो रहे हैं. टोटल मोल्स भी चेंज नहीं हो रहे, शुरू में भी 2 मोल्स है, बाद में भी 2 मोल्स है. वॉल्यूम भी क्लोज वेसल में करवा रहे हैं इस प्रोसेस को, तो वॉल्यूम भी कांस्टेंट है. फिर भी इसको हम क्या कहेंगे? फाइनल स्टेट, और इसको हम क्या कहेंगे? इनिशियल स्टेट. क्योंकि HI इज अ डिफरेंट कंपाउंड, हाइड्रोजन और आयोडीन ये बिल्कुल डिफरेंट कंपाउंड है, कॉम्पोजिशन चेंज हुआ है. So a chemical reaction, in a chemical reaction there is always change in state of system. इसीलिए टेम्परेचर, प्रेशर, मोल्स, वॉल्यूम के अलावा कॉम्पोजिशन भी इसमें आता है स्टेट को डिफाइन करने के लिए. हाँ, नहीं वो तो बिना उसके भी लग सकता है, पर हाँ यहाँ पर क्या है, मोल्स चेंज नहीं हुए. मान लो एक क्लोज वेसल है, इसमें हमने हाइड्रोजन और आयोडीन लिए, रिएक्शन होने के बाद भी पिस्टन ऊपर जाएगा ही नहीं, क्योंकि जितने मोल्स पहले थे उतने मोल्स बाद में. बाउंड्री हमने डायथर्मिक लगाई हुई है तो टेम्परेचर भी कांस्टेंट हो रहा है. तो इसमें इसका मतलब प्रेशर चेंज नहीं हुआ, टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ, वॉल्यूम चेंज नहीं हुए, मोल्स चेंज हुए, फिर भी स्टेट चेंज हुई बिकॉज ऑफ चेंज इन कॉम्पोजिशन. ये समझ में आया? या अगर सपोज एक गैस है, यहाँ पर पिस्टन लगाया हुआ है और हमने इसमें मोल्स और डाल दिए, मोल्स एडेड, टेम्परेचर वही है, इसका प्रेशर वही है क्योंकि पिस्टन ऊपर चला जाएगा, पर चेंज क्या हुआ? वॉल्यूम. तो स्टेट चेंज हो गई ना, शुरू में इतने मोल्स, इतना प्रेशर, इतना वॉल्यूम, फाइनल स्टेट में प्रेशर वही है, मोल ज्यादा हो गए, वॉल्यूम ज्यादा हो, सो दैट विल बी फाइनल स्टेट. आई थिंक क्लियर हो गया ये. ऐसे ही एक और टर्म यूज करते हैं, स्टेट वेरिएबल्स. जो स्टेट को डिफाइन करते हैं उनको स्टेट वेरिएबल्स कहते हैं. State variables. These are the macroscopic properties used to define the state. Macroscopic properties which are used to define state of system. Are known as state variables. जैसे कि प्रेशर है, टेम्परेचर है, वॉल्यूम है, अमाउंट है, इन सबको हम स्टेट वेरिएबल्स कहते हैं. यहाँ तक ये टर्म समझ में आई? अब अगली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है जो थर्मोडायनेमिक्स में हमेशा यूज होती रहती है. ठीक है, ये टर्म है कि हम किसी भी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी के आगे कर दें कि दिस इज स्टेट फंक्शन प्रॉपर्टी, स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन प्रॉपर्टीज. स्टेट फंक्शन प्रॉपर्टी किसको कहते हैं? इसके लिए जरा एक एग्जांपल बताती हूँ. जैसे कि ये लिक्विड है कोई, इसका टेम्परेचर T1 है और हमें इसको T1 से T2 टेम्परेचर पे लेके जाना है. मान लो 10 डिग्री है, 15 डिग्री पे लेके जाना है. दिस कैन बी डन बाय
डिफरेंट मेथड्स, जैसे कि इस पे कोई मैकेनिकल वर्क कर दें, या इसमें इलेक्ट्रिक रॉड डाल दें, या नीचे से हीट कर दें, कोई मैकेनिकल वर्क कर दें, कोई इलेक्ट्रिकल वर्क कर दें, कोई हीट कर दें, हमें तो मतलब किससे है, 10 डिग्री और 15 डिग्री से। इसका मतलब जो टेम्परेचर है वो क्या हुआ, एक स्टेट फंक्शन प्रॉपर्टी which depend only on initial and final state of the system, not on the path by which that state is attained. It doesn't depend on the path by which that state is attained. तो उस प्रॉपर्टी को हम क्या कहेंगे, स्टेट फंक्शन प्रॉपर्टी. बट वर्क डन विल नॉट बी अ स्टेट फंक्शन प्रॉपर्टी, है ना. मैकेनिकल वर्क करेंगे T1 से T2 ले जाने के लिए, वो कुछ और होगा. इलेक्ट्रिकल वर्क की क्वांटिटी कुछ और होगी. हीट दे रहे हैं, वो कुछ और होगी. तो ऐसी प्रॉपर्टी जो पाथ पे डिपेंड करती हो, वो पाथ फंक्शन हुई. जैसे वर्क इज ए पाथ फंक्शन प्रॉपर्टी, बट टेम्परेचर इज स्टेट फंक्शन प्रॉपर्टी. एक सिस्टम की, सुनिए जरा एक मिनट, बाद में लिखवा दूंगी. एक सिस्टम की इंटरनल एनर्जी, मान लो एक ओरिजिनल स्टेट में सिस्टम की कुछ इंटरनल एनर्जी है और हम वो एनर्जी इंक्रीज करना चाहते हैं. हम उसमें मोल्स बढ़ा देंगे, एनर्जी बढ़ जाएगी. हम उसका टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो भी एनर्जी बढ़ सकती है. कोई वर्क कर देंगे उस पर तो भी उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी. तो एनर्जी को हमने बढ़ाना है बाय सर्टेन क्वांटिटी, दैट कैन बी डन बाय एनी मेथड. तो इंटरनल एनर्जी क्या हुई, स्टेट फंक्शन प्रॉपर्टी. लेकिन वर्क कितना करना पड़ेगा वो सब पाथ पे डिपेंड करेगी, कौन से पाथ को हम अडॉप्ट कर रहे हैं. तो लिख लीजिए स्टेट फंक्शन प्रॉपर्टी. हाँ, वो जो भी हो, तो उस टाइम पर हम टेम्परेचर को क्या कहेंगे, इट इज अ स्टेट फंक्शन प्रॉपर्टी. थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी, a thermodynamic property which depend only on state of the system, which depend only on initial and final state of the system. Not on the path by which that state is attained. Is called as a state function property. State function. State function property. For example, temperature, internal energy, even volume. एक गैस सिलेंडर, गैस किसी कंटेनर में है, उसका वॉल्यूम बढ़ाया जा सकता है किसी भी तरीके से, मोल्स डाल के या उसका प्रेशर चेंज करके. तो ये स्टेट फंक्शन प्रॉपर्टी. पाथ कुछ भी ले लें. इवन, हाँ लिख ली डेफिनेशन सबने. जैसे एक टर्म थर्मोडायनामिक्स से यूज करते हैं, एंट्रोपी. एंट्रोपी का मतलब होता है डिसऑर्डर, रैंडमनेस. किसी सिस्टम का डिसऑर्डर इंक्रीज करना हो, मॉलिक्यूल ज्यादा बढ़ा दो, टेम्परेचर बढ़ा दो, उसका डिसऑर्डर बढ़ जाएगा ना. एक सेकेंड, ये यहां तक लिख लिया सबने, कर लें पहले नो. टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी, वॉल्यूम, यहां तक समझ में आया. एक टर्म है एंट्रोपी. एंट्रोपी टर्म डिसऑर्डर से रिलेटेड है. डिसऑर्डर, रैंडमनेस. तो ये भी कौन सी प्रॉपर्टी है, स्टेट फंक्शन. किसी भी तरीके से उसके डिसऑर्डर इंक्रीज किया जा सकता है.
तो वो इनिशियल स्टेट हो गई और फाइनल स्टेट हो गई। तो बहुत सारी थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो स्टेट फंक्शन है। पाथ फंक्शन प्रॉपर्टीज कौन कौन सी है? पाथ फंक्शन में आती है हीट एंड वर्क। हीट भी मेथड पे डिपेंड करती है कि कितनी क्वांटिटी ऑफ हीट हमें देनी पड़ेगी टू इंक्रीज द टेम्परेचर, क्या मेथड यूज कर रहे हैं। सो हीट एंड वर्क, दीज आर पाथ फंक्शन प्रॉपर्टीज। हाँ, क्यों? लिक्विड का, गैस का? हाँ हाँ, तो जैसे मर्जी कर दें। हमें तो है इनिशियल प्रेशर था 2 एटमॉस्फेयर, फाइनल प्रेशर है 1 एटमॉस्फेयर। दिस कैन बी डन बाय एनी मेथड। पर उस पाथ्स पे तो डिपेंड नहीं किया ना, हमने प्रेशर इनिशियल से फाइनल स्टेट पे लेके जाना है। देयर आर मेनी मेथड, पर वो फाइनल प्रेशर अचीव किया जा सकता है ना। कैसे हो गया? इधर देखो, प्रेशर है 2 एटमॉस्फेयर, है ना, टेम्परेचर है 300 केल्विन, मोल्स है 1 मोल, वॉल्यूम है इसका मान लीजिए 2 लीटर। फाइनल स्टेट में प्रेशर हमने 1 एटमॉस्फेयर कर दिया, टेम्परेचर वही रखा, मोल्स वही रखे, तो वॉल्यूम में चेंज कितना हुआ? 2 लीटर से 4 लीटर, प्रेशर हाफ हो गया। ये इनिशियल स्टेट और ये फाइनल स्टेट। अब इसको ऐसे भी कर सकते थे, P1 2 एटमॉस्फेयर, P2 1 एटमॉस्फेयर। हमारा टेम्परेचर वही 300 केल्विन, यहाँ भी टेम्परेचर 300 केल्विन, यहाँ पर मोल्स है 1 मोल, यहाँ पर हाफ मोल, वॉल्यूम वही है 2 लीटर और यहाँ वॉल्यूम है 4 लीटर। क्या ये दोनों पाथ सेम है? बट इनिशियल से फाइनल स्टेट प्रेशर की चेंज नहीं हुई, तो प्रेशर क्या हुआ? स्टेट फंक्शन प्रॉपर्टी। क्या है समझ में? लेकिन वर्क कभी भी स्टेट फंक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि कौन सा पाथ अडॉप्ट किया उसी पे डिपेंड करेगा। तुम यहाँ से 17 सेक्टर जा रहे हो, पैदल जा रहे हो, साइकिल पे जा रहे हो, गाड़ी में जा रहे हो, वर्क डन विल बी डिफरेंट। जबकि इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम है। तो अगर इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम है बट वर्क डन इज डिफरेंट, दैट डिपेंड ऑन पाथ, तो प्रॉपर्टी क्या हुई? पाथ फंक्शन। हाँ बोलिए। होता नहीं, हम ये कह रहे हैं क्या प्रेशर को अचीव किया जा सकता है बाय डिफरेंट पाथ? तो फिर क्या हुआ? वो पाथ पे तो डिपेंड ही नहीं कर रही। इनिशियल प्रेशर 2, फाइनल प्रेशर 1, दिस इज द इनिशियल स्टेट एंड दिस इज द फाइनल स्टेट व्हिच कैन बी अचीव्ड बाय मेनी मेथड। समझ में आइए? हाँ बोलिए। किसका? एंट्रोपी अभी आएगी आगे, डिटेल में है वो प्रॉपर्टी। हाँ बोलिए, इससे पहले वाली। हाँ बोलो। कैटालिटिक एक्शन वो एक अलग प्रोसेस है। कैटलिस्ट के डालने से रिएक्शन स्पीड अप होती है और कोई चेंज नहीं आता उसमें। कैटलिस्ट एक रिएक्शन की अफिनिटी को चेंज नहीं करता। करोगे आगे थर्मोडायनेमिक्स में कैटलिस्ट का इफेक्ट। एंट्रोपी को यहां से बता सकते हैं, मान लीजिए हमारे पास 1 ग्राम आइस है और उसको हमने मेल्ट किया, 1 ग्राम वाटर बना, वेपराइज किया, 1 ग्राम गैस बनी। इन तीनों में रैंडमनेस किसमें सबसे ज्यादा है? तो गैस की एंट्रोपी मैक्सिमम हुई। हमारे पास 1 ग्राम वाटर है, उसमें 1 ग्राम वाटर और डाल दिया, ज्यादा मॉलिक्यूल्स हो गए, ज्यादा टकराएंगे, वो रैंडमनेस ज्यादा हो जाएगी। तो क्वांटिटी के साथ भी ये चेंज हो जाती है, स्टेट के साथ भी चेंज हो जाती है, डिसऑर्डर, राइट।
ये टर्म समझ में आई, स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन प्रॉपर्टीज। अब आते हैं हम थर्मोडायनामिक प्रोसेस पर, उनको भी अलग अलग नाम दिए जाते हैं। थर्मोडायनामिक प्रोसेस, सबसे पहले अगर हम कहते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब डेल्टा टी विल बी जीरो। डेल्टा टी का मतलब चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर इज जीरो थ्रू आउट द प्रोसेस, मतलब इनिशियल से फाइनल स्टेट तक जाने में थ्रू आउट अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहा तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? आइसोथर्मल प्रोसेस। इफ throughout the process temperature of the system doesn't change, it will be an isothermal process. और टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए देयर मस्ट बी एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। टू मेंटेन टेम्परेचर देयर मस्ट बी exchange of heat between system and surrounding. कहने का मतलब जब भी हम कहते हैं ये प्रोसेस आइसोथर्मल है तो हमें पता चल जाता है कि हमारी बाउंड्री डायथर्मिक है। दिस बाउंड्री मस्ट बी डायथर्मिक। आइसोथर्मल प्रोसेस में बाउंड्री इज कंडक्टिंग अगर मान लो एक सिस्टम में, हाँ यहां तक आया समझ में? अगर एक सिस्टम एक एंडोथर्मिक प्रोसेस हो रही है तो क्या करेगा सिस्टम टू मेंटेन द टेम्परेचर? अगर इसको आइसोथर्मल कंडीशन मेंटेन करनी है और सिस्टम के अंदर कोई एंडोथर्मिक प्रोसेस हो रही है, ये हीट एब्जॉर्ब करेगा सराउंडिंग से, सो हीट का फ्लो सराउंडिंग से सिस्टम की तरफ होगा। ऐसे ही अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है और सिस्टम में एक एक्सोथर्मिक चेंज हो रहा है तो सिस्टम सराउंडिंग को हीट देगा। सो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग होगा। यहां तक आ गया समझ? ये पॉइंट समझ में आया इधर सबको? अब सपोज ऐसे दिया होता, हाँ ये स्लाइड लिखिए इसमें। तो एक सिचुएशन देखते हैं हम। मान लीजिए ऐसे लिखा होता, वर्क इज डन बाय द सिस्टम अंडर isothermal condition. Work is done by the system under isothermal condition. इस कंडीशन में हीट का फ्लो किस तरफ होगा? दोबारा से ध्यान से सुनो। इफ वर्क इज डन बाय द सिस्टम, तो सिस्टम डज वर्क,
by using its own energy. तो सिस्टम की ओन एनर्जी जब यूज हुई, सिस्टम का टेम्परेचर स्टार्ट डिक्रीजिंग, और कंडीशन अगर आइसोथर्मल है तो क्या करेगा, सराउंडिंग से हीट लेगा. दिस प्रोसेस विल बी एंडोथर्मिक. एक सेकेंड, समझ में आई? When work is done by the system does work by using its own energy. अपनी एनर्जी यूज करके वो वर्क कर रहा है. Work is done by the system. If system is doing some work on surrounding, then its energy will decrease. और एनर्जी डिक्रीज होगी तो इसका टेम्परेचर कम होगा. और कंडीशन क्या रखी है हमने, आइसोथर्मल. So to maintain this temperature, system definitely absorb heat from surrounding. और जब भी heat absorb की जाती है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, एंडोथर्मल. ये पॉइंट समझ में आया? Work done under isothermal condition by the system का मतलब this process is endothermic. जैसे कि अगर हम कहें ड्यूरिंग एक्सपेंशन, ड्यूरिंग आइसोथर्मल एक्सपेंशन. एक्सपेंशन में क्या होता है, सिस्टम का वॉल्यूम बढ़ता है, सराउंडिंग के ऊपर वर्क करता है. तो ड्यूरिंग एक्सपेंशन वर्क इज डन बाय द सिस्टम. तो एक्सपेंशन प्रोसेस क्या हुई, आइसोथर्मल कंडीशन में एंडोथर्मल. जबकि अगर हम यहां कहते हैं कंप्रेशन होता, ड्यूरिंग कंप्रेशन वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, work is done on the system by the surrounding. प्रेस कर रहा है ना सराउंडिंग सिस्टम को. During compression, work is done on the system by the surrounding. Under isothermal condition, it will be an exothermic process. क्योंकि हम वर्क के फॉर्म में एनर्जी दे रहे हैं. एनर्जी उसकी इंटरनल एनर्जी को बढ़ाएगी, दैट में इंक्रीज इट्स टेम्परेचर. अब टेम्परेचर तो हमें कांस्टेंट रखना है, तो जितनी एनर्जी उसको वर्क की फॉर्म में मिली उतनी वो बाहर निकाल देगा ताकि उसका टेम्परेचर सेम रहे. सो आइसोथर्मल कंप्रेशन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस, आइसोथर्मल एक्सपेंशन इज एंडोथर्मिक प्रोसेस. एक मिनट, थोड़ा बहुत समझ में आएगी. सो जब हम कहते हैं दिस प्रोसेस इज आइसोथर्मल, ये सारी चीजें हमारे दिमाग में आ जाती है. कहां से हीट का एक्सचेंज हो रहा होगा, एवरीथिंग वी नो, हमें लिखने की जरूरत नहीं पड़ती. अब दूसरी सिचुएशन देखते हैं. यहां तक हो गया? कंप्रेशन का मतलब जब वॉल्यूम कम हो रहा है, एक्सपेंड जब उसका वॉल्यूम बढ़ रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है. हम ये कह रहे हैं, हाँ कंप्रेशन में सराउंडिंग ने प्रेशर डाला, सिस्टम का प्रेशर वॉल्यूम कम हो गया, सराउंडिंग इज डूइंग सम वर्क ऑन द सिस्टम. यहां तक क्लियर है? अब हमारी अगली प्रोसेस है एडियाबैटिक प्रोसेस. जब हम कहते हैं दिस प्रोसेस इज एडियाबैटिक, उसका मतलब क्या है? एडियाबैटिक प्रोसेस में हम कहते हैं Q इज 0. Q का मतलब है हीट, हीट ट्रांसफर बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग. क्योंकि एडियाबैटिक प्रोसेस में हमारी वॉल क्या है, नॉन कंडक्टिंग वॉल. बाउंड्री जो है नॉन कंडक्टिंग है. There is no exchange of heat between system and surrounding. क्या ऐसी प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा? नो. डेल्टा T will not be 0. डेल्टा T will not be 0.
देयर मस्ट बी चेंज इन टेम्परेचर, क्योंकि जो भी करना है सिस्टम को अपनी इंटरनल एनर्जी की कॉस्ट पे करना है, बाहर से कुछ नहीं मिलने वाला उसको। ये चीज समझ में आ रही है? अगर सिस्टम में कोई गैस है वो एक्सपैंड हो रही है, अपनी एनर्जी यूज करके एक्सपैंड होगी, नो एक्सचेंज ऑफ हीट मैटर की बात नहीं कर रहे हम, हीट की बात कर रहे हैं बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, तो उस प्रोसेस को एडियाबैटिक प्रोसेस कहेंगे। आप सुनिए ध्यान से, यहां तक ठीक है? अगर लिखा होता एडियाबैटिक एक्सपेंशन तो क्या होता? इन एडियाबैटिक एक्सपेंशन हम क्या कहते हैं? वर्क इज डन बाय द सिस्टम यूजिंग इट्स ओन इंटरनल एनर्जी अगर वो काम कर रहा है, एनर्जी यूज करके काम कर रहा है, तो उसका टेम्परेचर क्या होगा? कम हो जाएगा। दिस विल डिक्रीज इट्स टेम्परेचर, दिस विल डिक्रीज द टेम्परेचर, और हमें कूलिंग नजर आएगी। कूलिंग विल बी ऑब्जर्व। ये बड़ी वेल नोन स्टेटमेंट है, एडियाबैटिक एक्सपेंशन कॉजेस कूलिंग। एक गैस को अपने अट्रैक्टिव फोर्स के अगेंस्ट एक्सपेंड होना है। जब एक्सपेंशन होता है, मॉलिक्यूल जो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, उसके अगेंस्ट ही एक्सपेंड होगा ना। उसके अगेंस्ट उसको एक्सपेंड होना है तो कुछ एनर्जी तो लगेगी ना अगेंस्ट दीज अट्रैक्टिव फोर्सेस, उसकी वजह से उसकी एनर्जी कम होगी और कूलिंग होगी। और अगर ये होता है एडियाबैटिक कंप्रेशन, वर्क हो रहा है सिस्टम पे, बाहर तो कुछ जा नहीं रहा, तो इसमें क्या होगी? हीटिंग, टेम्परेचर इंक्रीजेस। लिख लीजिए एडियाबैटिक कॉन्ट्रैक्शन। ये स्लाइड हो गई, लिख ले पहले। लिख लिया? हाँ जी, एडियाबैटिक कॉन्ट्रैक्शन। Work is done on the system. This will increase internal energy and temperature. तो हीटिंग हो जाएगी। क्यू टर्म जो यूज की जाती है वो हीट के लिए यूज होती है। नो हीट विल बी एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, इंसुलेटेड बाउंड्री है, इसलिए इंसुलेटेड बाउंड्री को एडियाबैटिक वॉल भी कहते हैं। तो ये दोनों स्टेप समझ में आए, आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक। और अगर हम कोई भी प्रोसेस ओपन वेसल में करवाते हैं तो दैट वेसल विल ऑलवेज बी अंडर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो कि कांस्टेंट रहता है, तो उस प्रोसेस को क्या कहेंगे? आइसोबैरिक प्रोसेस। तो नेक्स्ट लिख लीजिए, एक मिनट, ये लिख लिया? Isobaric process when pressure is constant. Pressure remain constant throughout.
throughout the thermodynamic change. कोई भी प्रोसेस हो रही है अंडर कांस्टेंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो रही है. फॉर एग्जांपल in open vessel, P external is 1 atmosphere. टेम्परेचर को कुछ भी हो सकता है, टेम्परेचर सेम है डिफरेंट है वो अलग चीज है. तो अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो हम आइसोबैरिक कह देंगे उसका. ओपन वेसल में टेम्परेचर सेम रह सकता है. इसके अलावा अगर किसी रिएक्शन में गैसियस मोल चेंज नहीं हो रहे वो भी आइसोबैरिक ही होगा. या मूवेबल पिस्टन लगाओ तो भी वो प्रोसेस क्या होगी, आइसोबैरिक. अ प्रोसेस इन्वॉल्विंग gases with a movable piston. प्रेशर कांस्टेंट हो जाएगा, पिस्टन ऊपर रेज हो जाएगा. या अ प्रोसेस इन विच देयर इज नो चेंज इन गैसियस मोल. प्रोसेस इन विच नो चेंज इन gaseous mole. जैसे अभी मैंने बताई थी रिएक्शन, या हम ये वाली रिएक्शन करवाएं तो अगर हम किसी वेसल में ये प्रोसेस करवा रहे हैं पिस्टन रेज ही नहीं होगा क्योंकि प्रेशर चेंज नहीं होने वाला. पहले और बाद में मोल सेम है, अगर हमने टेम्परेचर भी वही रखा है. तो इन सिचुएशन में भी उस प्रोसेस को क्या कह सकते हैं हम, आइसोबैरिक. या तो ओपन वेसल हो, अगर क्लोज्ड भी है और उसमें नंबर ऑफ मोल चेंज नहीं हो रहे, इवन देन दैट प्रोसेस विल बी आइसोबैरिक. या पिस्टन लगा हुआ है, मूवेबल पिस्टन, तब भी उस प्रोसेस को क्या कहेंगे, आइसोबैरिक. लेकिन अगर एक प्रोसेस हमेशा क्लोज्ड वेसल में करवाई जाती है तो वो आइसोकोरिक होगी. रिजिड बाउंड्रीज हैं, वॉल्यूम कभी चेंज नहीं होने वाला, तब बाकी की प्रॉपर्टी चेंज हो सकती है. तो नेक्स्ट फोर्थ देख लो. हाँ जी, आइसोबैरिक लिख ली सबने. आइसोकोरिक प्रोसेस, a process in closed vessel. In closed vessel, there is no change in volume. ये हमारे पास 3 स्टेजेस है, प्लीज बातें नहीं. ये 3 प्रोसेस हैं, हमें इनको डिफाइन करना है कौन सी कंडीशन है. ये पहली कंडीशन क्या है, ये 3 सिचुएशन है. फर्स्ट क्या है, आइसोबैरिक. प्रेशर कांस्टेंट है ना थ्रू आउट, तो फर्स्ट इज आइसोबैरिक. ये प्रोसेस आइसोबैरिक है. एक सेकेंड सुनना ध्यान से. इसमें हमने सपोज 1 मोल गैस ली है, 1 मोल गैस के लिए फर्स्ट प्रोसेस आइसोबैरिक है, राइट, क्लियर है. इसके लिए क्या किया होगा हमने, इस प्रोसेस में क्या क्या चेंज हुआ है. और प्रेशर तो कांस्टेंट है, आइसोबैरिक है. इनिशियल से फाइनल स्टेट में जाने पर वॉल्यूम चेंज हो रहा है, मोल्स वही है, प्रेशर वही है, तो क्या चेंज क्या करना होगा. मान लो यहाँ पर T1 टेम्परेचर है और यहाँ T2 टेम्परेचर है, कौन सा टेम्परेचर ज्यादा होगा. थोड़ा सा ध्यान से सोच के आंसर देना मुझे.
लिखने से ज्यादा समझने पे ध्यान दें। जब इनिशियल से फाइनल स्टेट पे हम आए और वॉल्यूम इंक्रीज हो गया विदाउट चेंजिंग प्रेशर और मोल्स, तो वॉल्यूम बढ़ाने के लिए क्या किया होगा हमने? टेम्परेचर बढ़ाया होगा ना। सो इसमें T2 इज ग्रेटर देन T1 लिख लीजिए। हमें अपने आप पता चल गया ना इस प्रोसेस में टेम्परेचर कम हुआ होगा या ज्यादा हुआ होगा? हाँ, डेल्टा V है आइस क्लोज्ड वेसल में, ये था इन क्लोज्ड वेसल देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम। ठीक है, अब इन सारी प्रोसेस को इस ग्राफ पे दिखा रहे हैं हम। प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ है। पहली सिचुएशन थी आइसोबैरिक और टेम्परेचर भी पता चल गया हमें। व्हाट इज थर्ड प्रोसेस? थर्ड वन इज आइसोकोरिक। यहां मान लीजिए T3 लिख रहे हैं। अब T1 और T3 में क्या डिफरेंस है? सेम है, बट प्रेशर तो बढ़ रहा है ना। एक मिनट जरा सुने ध्यान से। थर्ड सिचुएशन में प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम वही है, मोल्स वही है, प्रेशर बढ़ रहा है, तो कैसे बढ़ रहा होगा? टेम्परेचर इंक्रीज करके। सो T3 इज लेस देन T1। ध्यान से दोबारा सुनो, T3 पर ये प्रेशर है, T1 पर ये प्रेशर है, कौन सा प्रेशर ज्यादा है? T1 वाला प्रेशर ज्यादा है। सो T3 इज ग्रेटर देन T1। तो सबसे ज्यादा टेम्परेचर कौन सा हुआ? T2, क्योंकि T2 तो T1 से भी ज्यादा है। तो हमें तीनों टेम्परेचर का रिलेशन समझ में आ गया। T2 ग्रेटर देन T1 ग्रेटर देन T3। हम ये एरो ऐसे लगा हुआ है, इसका मतलब यहां से इधर जा रहे हैं, वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हुए जा रहे हैं। मोल्स तो हमने पहले ही फिक्स कर दिए। तो जब इससे T3 से T1 पे गए तो उसका प्रेशर ज्यादा हो गया, क्योंकि यहाँ प्रेशर इंक्रीजिंग है ना। तो प्रेशर कब बढ़ता है? प्रेशर कब बढ़ता है? जब ज्यादा कोलिजन होती है वॉल से। टेम्परेचर बढ़ेगा तभी कोलिजन ज्यादा होगी ना। हाँ जी, पहले बताया, समझ में आया? हमने मोल्स नहीं बढ़ाए, हमने वॉल्यूम नहीं बढ़ाया, पर प्रेशर बढ़ा, मतलब मॉलिक्यूल ज्यादा कोलिजन करने लगे, तो इसका मतलब हमने क्या बढ़ाया होगा? टेम्परेचर। मुझे बताओ, पहले तो ये रिलेशन समझ में आया? ये सारे फिजिक्स में भी है ग्राफ। अब सेकेंड वाला क्या है? बॉयल्स लॉ है, याद है ना? बॉयल्स लॉ में ऐसा ही ग्राफ मिलता है प्रेशर और वॉल्यूम का। तो ये प्रोसेस किस कंडीशन पर हो रही है? कांस्टेंट टेम्परेचर पर। तो ये आइसोकोरिक, oh sorry, isothermal, it is isothermal। ये जो ग्राफ था बॉयल्स लॉ का ग्राफ था, जहां हम थ्रू आउट टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हैं, प्रेशर डबल करेंगे वॉल्यूम हाफ हो जाएगा। मुझे बताओ, इस ग्राफ का इंटरप्रिटेशन क्लियर हुआ? पता चल रहा है देख के? चले आगे। अगला कंडीशन था साइक्लिक प्रोसेस। बातें नहीं, साइक्लिक प्रोसेस
ये निर्मल जरा माइक देखना। साइक्लिक प्रोसेस, इसको सुन ले पहले ध्यान से। सिस्टम किसी एक इनिशियल स्टेट पे था, एक चेंज किया, ए से बी पे गया, फिर कोई चेंज किया, बी से सी पे गया, और उसके बाद वापस अपने ओरिजिनल स्टेट पे आ गया। उसके इनिशियल टेम्परेचर, इनिशियल प्रेशर, इनिशियल वॉल्यूम वापस से वही हो गए। उसने रूट डिफरेंट अडॉप्ट किया है, ए से बी, बी से सी से डी और डी से वापस ए। तो इस पूरी साइक्लिक प्रोसेस में इसकी सिस्टम की स्टेट तो चेंज ही नहीं हुई, बीच में चेंज हुई, बट फाइनल स्टेट वही है जो इनिशियल स्टेट थी। तब इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? साइक्लिक प्रोसेस। लिख लीजिए, व्हेन a system undergoes a series of changes and finally return to its initial state, without change in internal energy. And this process will be a cyclic process. और जितनी भी स्टेट फंक्शन प्रॉपर्टीज हैं वो सारी सेम रहेगी, क्योंकि वो वापस अपनी ओरिजिनल स्टेट में पहुंच चुका है विदाउट चेंज इन स्टेट ऑफ द सिस्टम। ऑल state function properties of the system, all state function properties of the system will not be changed. उसका प्रेशर, उसका वॉल्यूम, उसका टेम्परेचर, उसकी इंटरनल एनर्जी कुछ भी चेंज नहीं होगी जब वो इनिशियल स्टेट पर वापस उसी स्टेट पर आएगा। जैसे कि कुछ भी चेंज नहीं होगी, उसकी टोटल एनर्जी तो चेंज ही नहीं होगी। चेंज क्या होगा बताती हूँ। हाँ लिख लीजिए पहले। थोड़ा सा समझने वाला है ये वाला टॉपिक, समझ में आ जाएगा, फिर तुम्हें कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और फिजिक्स में भी ये लास्ट में करवाया जाता है, पर ये सारा उसमें भी आने वाला है। फिर मुझे तो अभी करवाना है ना तुम्हारे सिलेबस में केमिस्ट्री में पहले है। हाँ जी, पता चले कि वहां फिजिक्स में बोलेंगे दिस यू हैव डन इन केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री में बोलते हैं दिस यू विल डू इन फिजिक्स। तो हो गया काम। फिजिक्स में भी है, थोड़ा सा उसमें चेंजेस हैं, पर हाँ ये सारी टर्म्स वहां भी काम आने वाली। चले आगे। सो देखिए इधर, ये हम प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ, इसी के लिए तो तुम्हें पहले स्टेट्स ऑफ मैटर करवाया मैंने। तुम्हें पता है बिना गैसियस स्टेट के समझ ही नहीं आता। मान लीजिए ये इनिशियल स्टेट है सिस्टम की, ए से गया वो बी पर, बी से सी, सी से डी, और डी से वापस ए। ये एक साइक्लिक प्रोसेस हुई। ए हमारी इनिशियल स्टेट थी। अब बीच में जो स्टेप्स आए उन स्टेप्स में क्या हुआ होगा देखते हैं। पहला ए टू बी, क्या हुआ होगा?
वॉल्यूम चेंज हो रहा है, प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है, और टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। अभी क्या था हमने, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, वर्क हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ना उसका, वर्क इज एक्सपेंशन हो रहा है, एक्सपेंशन है, वर्क इज डन बाय द सिस्टम, वर्क इज डन बाय द सिस्टम। ये ए से बी प्रोसेस में हुआ, स्टेप 1। स्टेप 2 में क्या हुआ, बी से सी में क्या हुआ, वॉल्यूम कांस्टेंट, प्रेशर डिक्रीजेस, टेम्परेचर डिक्रीजेस। मतलब साइक्लिक प्रोसेस की बात क्या है कि बीच के स्टेप में सारी प्रॉपर्टी चेंज हो रही है, बट फाइनली सेम है, टेम्परेचर डिक्रीजेस और इंटरनल एनर्जी भी कम होगी। पहले में एनर्जी बढ़ रही है, इंटरनल एनर्जी पता है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो एनर्जी बढ़ी ना। और बी से सी में टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है और वर्क क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। पहले में भी वर्क हुआ, नहीं क्या वर्क हुआ, सॉरी वर्क तो हुआ ही नहीं, वॉल्यूम चेंज ही नहीं हुआ, सिस्टम में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, तो इसमें वर्क डन विल बी जीरो, वर्क डन विल बी जीरो, नो वर्क इज डन बिकॉज देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट। अब इसका मतलब यहां पर जो टेम्परेचर कम हुआ है उससे क्या होगा, हीट विल बी गिवन आउट बाय द सिस्टम। बी से सी में टेम्परेचर कम हो रहा है और टेम्परेचर कम हो रहा है मतलब क्या हो रहा है, सिस्टम से कुछ हीट बाहर जा रही है, वर्क तो हो ही नहीं रहा, सो हीट इज गिवन आउट। इसमें क्या हुआ था, ए से बी में हीट एब्जॉर्ब हुई होगी ना, तभी तो टेम्परेचर बढ़ा होगा, हीट इज एब्जॉर्ब। ए से बी में उसको एक स्पेसिफिक वॉल्यूम बढ़ाना है, उससे उसने कुछ हीट एब्जॉर्ब की, राइट। कॉन्ट्रैक्शन कहां हो रही है, वॉल्यूम कांस्टेंट है ना, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब तो वॉल्यूम कम हो जाए। एक मिनट, ये समझ में आया। तो बी से सी में टेम्परेचर कम हुआ, बट ये तो नहीं कह सकते कि ए से बी में जितना टेम्परेचर बढ़ा होगा बी से सी में उतना ही कम हुआ होगा, ये तो अलग अलग है, क्योंकि यहाँ इस प्रेशर के से इस प्रेशर पे आना है, कोई और टेम्परेचर की कंडीशन रिक्वायर्ड होगी, जबकि यहाँ पर तो इस वॉल्यूम को इस वॉल्यूम पे जाना है, टेम्परेचर एब्जॉर्ब विल बी डिफरेंट। अब जरा थर्ड स्टेप पे आते हैं, व्हाट इज स्टेप 3, क्या है, प्रेशर कांस्टेंट, वॉल्यूम डिक्रीजेस तो टेम्परेचर भी डिक्रीजेस, और वॉल्यूम कम हो रहा है तो ये कॉन्ट्रैक्शन है, कॉन्ट्रैक्शन है। स्टेप 3 में क्या होगा, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, कॉन्ट्रैक्शन है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। और ये वर्क किसी डिफरेंट प्रेशर पर हो रहा है, ये वर्क किसी डिफरेंट प्रेशर पर हो रहा है, तो हम ये तो नहीं कह सकते ना ए से बी में जितना वर्क ऑफ एक्सटेंशन हुआ सी से डी में उतना ही वर्क ऑफ कॉन्ट्रैक्शन होगा, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि दोनों ही प्रोसेस डिफरेंट एक्सटर्नल प्रेशर पे हो रही है। ये पॉइंट क्लियर हो रहा है, इस प्रेशर पर ये एक्सपेंड हो रहा है और इस प्रेशर पर ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो वर्क डन विल बी डिफरेंट। तुम देख रहे हो वर्क फर्स्ट और थर्ड प्रोसेस में हुआ, दो प्रोसेस में वर्क हो रहा है, फर्स्ट में और थर्ड में,
हम ये तो नहीं कह सकते कि फर्स्ट वाले में जितना वर्क हुआ सिस्टम ने किया, थर्ड वाले में उतना ही सराउंडिंग ने कर दिया, ऐसा तो नहीं था। इसका मतलब इस पूरी प्रोसेस में वर्क चेंज होगा, मतलब इस पूरे साइकिल के अंदर वर्क डन विल बी डिफरेंट, हीट एब्जॉर्ब्ड और रिलीज विल बी डिफरेंट, बट सेम क्या हुआ, उसका इंटरनल एनर्जी सेम रही, ए पर आने पर उसका टेम्परेचर वही रहा, उसका प्रेशर वही रहा, उसका वॉल्यूम वही रहा, स्टेट फंक्शन प्रॉपर्टीज वही रही, बट जो पाथ फंक्शन प्रॉपर्टीज थी वो चेंज हो गई। नेट वर्क विल बी डन, सम हीट विल बी एब्जॉर्ब्ड और रिलीज। ये पॉइंट क्लियर हुआ? हाँ, इसमें होगा क्या, जितना वो वर्क करेगा सिस्टम उतनी ही हीट वो बाहर से ले लेगा। वर्क डन एंड द हीट, उनका मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, जितना सिस्टम ने वर्क किया उतनी हीट ले लेगा, या जितना वर्क सराउंडिंग ने सिस्टम पे किया उतना ही जो सिस्टम क्या करेगा, हीट बाहर दे देगा, ताकि उसकी इनिशियल स्टेट पर आने पर उसका टेम्परेचर वही रहे। फोर्थ प्रोसेस में क्या हुआ है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, वर्क नहीं होगा, प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, मतलब टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा है। तो ये प्रोसेस साइक्लिक प्रोसेस हुई, जिसमें जितनी भी स्टेट फंक्शन प्रॉपर्टीज थी वो चेंज नहीं हुई, बट पाथ फंक्शन प्रॉपर्टीज हैं वो चेंज होंगी और इंटरडिपेंडेंट होंगी। सिस्टम को का जो वर्क सिस्टम करेगा बाहर से हीट लेके करेगा, क्योंकि सिस्टम के अंदर से तो कुछ नहीं जाने वाला। अगर सिस्टम के ऊपर वर्क हुआ तो उतनी हीट बाहर दे देगा ताकि उसकी इंटरनल एनर्जी वही रहे। तो जब हम एक वर्ड यूज करते हैं साइक्लिक प्रोसेस, तो ऑटोमेटिकली सारी चीजें हमारे दिमाग में आ जाती है कि सिस्टम अंडरगोज मेनी चेंजेस, कुछ वर्क हुआ, कुछ हीट एक्सचेंज हुआ और अल्टीमेटली इट रीचेस टू इनिशियल स्टेट। तो उस प्रोसेस को, द होल प्रोसेस इज नेम्ड एज साइक्लिक प्रोसेस। आई थिंक क्लियर हो गया? हाँ बिल्कुल अलग अलग हो। 2 और 4 में तो वर्क हुआ ही नहीं ना, इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है, ठीक है। जब वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ तो वर्क भी नहीं हुआ। हाँ, फर्स्ट और थर्ड में दोनों में 0 है, यहाँ वर्क डन इज 0, वर्क डन इज 0, बट ए से बी में एक्सपेंशन का वर्क हुआ और सी से डी में कॉन्ट्रैक्शन का वर्क। यहाँ तक क्लियर है? अभी करेंगे आगे न्यूमेरिकल वैल्यू, तभी पता चलेगा, अभी नहीं मैं बता रही हूँ, फिर कुछ और ही दिमाग में बैठा लूंगी। अगला है रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस, अगर कहीं किसी प्रोसेस के आगे नाम लिखा हो रिवर्सिबल प्रोसेस, का मतलब क्या है, सुने ध्यान से, देखना बाद में। अगर सिस्टम इनिशियल से फाइनल स्टेट पे जा रहा है और जैसे कि मान लीजिए ये इनिशियल वॉल्यूम था इसका और यहाँ एक पिस्टन लगा हुआ है और यहाँ पर हमने काफी सारे वेट रखे हुए, ठीक है, ये V1 वॉल्यूम है और उसको यहाँ तक जाना है V2 वॉल्यूम तक। ऐसा करने के लिए हम पिस्टन के ऊपर वेट जो है रिलीज करते जाएंगे, है ना। हमने इसको सुनो जरा ध्यान से, हमने थोड़ा सा वेट उसमें से हटाया तो ये जो वॉल्यूम था V1 से V1 डैश थोड़ा सा बढ़ गया, फिर हम धीरे 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 इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स के बाद सारा वेट हटा देते हैं, तो सिस्टम अब सराउंडिंग के प्रेशर के बराबर हो जाता है। अभी मान लीजिए 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर था और उसको 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर जाना है, एंड दिस होल प्रोसेस इज डन बाय इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स। उसमें क्या था, सुना इसको ध्यान से। ओरिजिनल वॉल्यूम सपोज इसका 20 मिलीलीटर था, हमने उसका थोड़ा सा प्रेशर कम किया और इसका वॉल्यूम 20.01 हो गया, फिर हमने थोड़ा सा और वेट कम किया तो 20.02 हो गया। देयर वाज वेरी स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम, मतलब इसका जो प्रेशर है 2 एटमॉस्फेयर से 1.9999 एटमॉस्फेयर ऐसा हो गया, क्योंकि हमने बहुत थोड़ा सा चेंज किया। तो अगर हम इनिशियल और फाइनल स्टेप तक जाते हैं by infinite number of steps, and in every step system is in equilibrium with the surrounding, मतलब marginal change है सिस्टम और सराउंडिंग,
तब उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस। और ये रिवर्स की जा सकती है, अगर हम उतना ही वेट और रख दें ऊपर तो वापस से वो नीचे आ जाएगा। लेकिन अगर हम इसकी जगह इस इनिशियल से फाइनल स्टेप तक जाने के लिए, ये 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर था और हमने सारे वेट हटा दिए, एक साथ हटा दिए, तो सडन चेंज होगा और इमीडिएटली 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर से वो किस पे आ जाएगा, सिंगल स्टेप में। तो जब ये चेंज सिंगल स्टेप में होता है उस प्रोसेस को कहते हैं इरिवर्सिबल। और इसमें बीच की स्टेजेस में सिस्टम सराउंडिंग के साथ इक्विलिब्रियम में था ही नहीं, इसका तो प्रेशर एकदम से यही 1 एटमॉस्फेयर हो गया था। जब वो यहां से फाइनल स्टेट पर गया, हमने एकदम से वेट सारा हटा दिया। सो सिस्टम और सराउंडिंग के प्रेशर में एकदम से चेंज किया हमने, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इरिवर्सिबल। तो अगर कोई प्रोसेस इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स में हो रहा है, इन विच सिस्टम इज ऑलवेज इन इक्विलिब्रियम विद द सराउंडिंग, तो उस प्रोसेस को कहते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। बट इफ दिस चेंजेस अगेंस्ट अ कांस्टेंट प्रेशर एंड दिस चेंज इज सडन और वन स्टेप, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो लिख लीजिए अगला डेफिनेशन, रिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस a thermodynamically reversible process is one in which नॉर्मल टर्म में हम रिवर्सिबल का मतलब पता है क्या कहते हैं, रिवर्सिबल फॉरवर्ड डायरेक्शन और बैकवर्ड डायरेक्शन दोनों में अगर कोई रिएक्शन हो रही है तो हम कहते हैं प्रोसेस इज रिवर्सिबल। इसलिए मैंने यहाँ थर्मोडायनेमिकली रिवर्सिबल बोला। थर्मोडायनेमिकली रिवर्सिबल प्रोसेस is one in which the direction of change can be reversed at any stage by very small change in variables। जैसे अभी जो मैंने बताया था उसमें वेरिएबल प्रेशर था, वेरी स्मॉल चेंज इन वेरिएबल। ड्राइविंग फोर्स इज स्लाइटली ग्रेटर देन द अपोजिंग फोर्स। इसका मतलब क्या हुआ, उसको थोड़ा सा हमने इसका प्रेशर कम किया, दैट वाज द ड्राइविंग फोर्स। अपोजिंग फोर्स क्या था, वो प्रेशर उतना ही डाल दिया जाता, तो बहुत थोड़ा सा चेंज था ड्राइविंग और अपोजिंग फोर्सेस में। यहाँ लिख लीजिए ड्राइविंग force is slightly greater than the opposing force, and process will be very slow. Infinite number of steps are involved. Infinite number of steps are involved between initial and final state. और दूसरा इंपॉर्टेंट चेंज क्या था, system always remains in equilibrium with the surrounding. System will be in equilibrium with surrounding. System will be in equilibrium with surrounding. और स्लो चेंज कहीं भी लिखा हो ना, स्लोली चेंजेस इनटू, तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस था। एक और स्पेशलिटी इसकी क्या है, हर स्टेप पर प्रेशर और वॉल्यूम चेंज हो रहे हैं, प्रेशर एंड वॉल्यूम चेंजेस थ्रू आउट।
ठीक है। और उधर इरिवर्सिबल में क्या हुआ था, सारा चेंज एक कांस्टेंट प्रेशर पर हुआ, यहाँ पर हर स्टेप पर प्रेशर और वॉल्यूम दोनों चेंज हो गए। तो ये सारे पॉइंट समझ में आए। तो ऐसी सारी चीजें अगर हो रही हो तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, दिस प्रोसेस इज रिवर्सिबल प्रोसेस। इरिवर्सिबल का भी लिख लीजिए। मल्टी स्टेप भी इरिवर्सिबल प्रोसेस होती है, वो बताऊंगी मैं तुम्हें कैसे होती है। तो जरा लिख लीजिए इरिवर्सिबल प्रोसेस, ये लिख लिया सबने? हाँ जी इधर। सो इरिवर्सिबल, जल्दी से लिख लें। इरिवर्सिबल प्रोसेस, a process which cannot be reversed by small change in variables. दूसरा, a sudden change, सडन और अब्रप्ट चेंज अगर होता है तो ये इरिवर्सिबल प्रोसेस हुआ। बातें नहीं, a sudden change, sorry, which cannot be reversed, a sudden change, and if there is single step between initial and final state, single step between initial and final state, system is not in equilibrium with surrounding throughout. System is not in equilibrium with surrounding throughout. सिस्टम सराउंडिंग के साथ इक्विलिब्रियम में कब रहेगा, इनिशियल और फाइनल स्टेट पर। इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पर वो इक्विलिब्रियम में, बीच की प्रोसेस में वो इक्विलिब्रियम में नहीं। सिस्टम इज नॉट इन इक्विलिब्रियम विद सराउंडिंग थ्रू आउट। ड्राइविंग एंड अपोजिंग फोर्सेज आर टोटली डिफरेंट। पहले 2 एटमॉस्फेयर पे था, सडनली 1 एटमॉस्फेयर पे चला गया। तो ड्राइविंग एंड अपोजिंग फोर्सेज आर डिफरेंट। ड्राइविंग एंड opposing forces are different. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या आती, a change against constant pressure, a change against constant pressure। जब ये वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, एकदम से 1 एटमॉस्फेयर के अगेंस्ट इंक्रीज हुआ, और चेंज अगेंस्ट कांस्टेंट प्रेशर। जबकि रिवर्सिबल में क्या था, प्रेशर और वॉल्यूम दोनों ही चेंज हो रहे थे। यहाँ प्रेशर सेम है थ्रू आउट और उसके अगेंस्ट ये वॉल्यूम चेंज हुआ। सो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेसेस क्या है। इन्हीं को यूज करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और कुछ थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज करेंगे। नेक्स्ट क्लास में तुम्हारा केमिकल बॉन्डिंग का टेस्ट भी है, वेडनेसडे। जो भी होगा पता चल जाएगा, ये भी अगली क्लास में पता चल जाएगा। पर टेस्ट है, क्लास होगी तो उसमें आगे करेंगे हम इंटरनल एनर्जी वर्क वगैरह। तुमने आज नोटिस किया होगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। तो आज ये रीडिंग करके आना यहाँ तक की। और इस बार पिछला जो टेस्ट है ना बॉन्डिंग वाला, उसमें जो मिस्टेक की है जरा देखना वो रिपीट ना हो अगले टेस्ट में।